So hello dear friend, once again you are most welcome to S2 Vision and आज हम लोग लेक्चर 3 लेने जा रहे हैं। देखो एक बात मैं आपको समझाता हूँ। पहला लेक्चर तो आप सभी बच्चों ने देखा और आपने देखा होगा कि एक ही लेक्चर में हमने बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया है ना, क्वेश्चंस भी करवाए। दूसरा लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कुछ बच्चे जो है ना पहला लेक्चर देखने में दूसरा देखे ही नहीं। तो अगर आप अभी ऐसे स्टूडेंट हो जो एक सीक्वेंस को नहीं फॉलो कर रहे, पहला बात तो जाकर सीक्वेंस फॉलो करो। पहले पहला लेक्चर देखो, फिर दूसरा और फिर ये लेक्चर, ठीक है। अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, अभी ये लेक्चर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप जाके पहला और दूसरा लेक्चर जरूर देखना, ठीक है। देखो एक बात मैं आपको बताता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी बच्चों के लिए। आप देखो आज की इस क्लास में हम कितना टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। रोटेशनल मोशन, रोटेशन घूर्णन, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण, एसएचएम सरल आवर्त गति, फ्लूइड्स तरल्स, इलास्टिसिटी है ना, प्रत्यस्तता। अब अगर देखा जाए, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है बच्चों कि आप सभी स्टूडेंट पता है कि आप जब 11th में रोटेशनल मोशन पढ़े थे, सोचोगे कितना बड़ा चैप्टर था। 1.5-2 महीने तो इसी में लग जाते है ना, इतना बड़ा चैप्टर है। उसके बाद देखा जाए ग्रेविटेशन में भी लगभग 20 दिन लग जाते हैं अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। उसके बाद देखा जाए एसएचएम पढ़ोगे तो उसमें भी 15 से 20 दिन लग जाते हैं। फ्लूइड्स में भी आपको 10 दिन लग जाते हैं अगर अच्छे से पढ़ो। फिर इलास्टिसिटी में 5 दिन लग जाते हैं। तो देखा जाए तो ये पूरा अगर देखे ना तो 3 महीना से ज्यादा का चीज है। और उस 3 महीने से ज्यादा चीज को आपको हम पूरा कंप्लीट, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। बुक खोल के मिला लेना आप लोग। उस 3 महीने का चीज आज के इस 1 घंटे के अंदर हम करेंगे। 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटे के अंदर सोचो, जो 3 महीना जो चीज लग जाता है उसको आप लोग के लिए, सिर्फ आप लोग के लिए हमने उसको इतना शॉर्ट कर दिया है कि आपका एग्जाम में बेहतर इससे मार्क्स बन पाए, ठीक है। तो हम आज के पूरे इस क्लास में इन सभी चैप्टर को समाप्त करेंगे और जैसे ही सभी चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो समझो कि 11th का आपका लगभग लगभग 65 से 70% सिलेबस समाप्त हो जाएगा सिर्फ 3 लेक्चर में, ठीक है। अगला लेक्चर जो आएगा उसमें पूरा 11th ही समाप्त हो जाएगा। तो 4 लेक्चर में पूरा क्लास 11 समाप्त करेंगे। उसके बाद जो है 12th का हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं बार बार एक चीज बता रहा हूं आप सभी बच्चों को कि डीमोटिवेट मत हो कि अभी इतना कम दिन है, कैसे एग्जाम अच्छा होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, डीमोटिवेट होने के कारण भगवान पे सब चीज छोड़ देते हैं। भाई भगवान उसी का भला करता है जो खुद के लिए मेहनत करे, जो खुद का भला करे। भगवान भी आप ही पे निर्भर है कि आप अपना भला करो, वो इंतजार कर रहे हैं, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन का। यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले शुरुआत रोटेशनल मोशन से, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो आप सब बच्चों को मालूम होना चाहिए रिजिड बॉडी क्या होता है ना, दृढ़ पिंड क्या होता है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें, कह रहा है ए बॉडी विथ अ परफेक्टली डेफिनिट एंड अनचेंजिंग शेप, है ना, एक पिंड जिसका आकार निश्चित और अपरिवर्तित होता हो। मतलब एक ऐसा पिंड जिसका आकार अगर निश्चित हो, है ना, और उसका शेप नहीं बदले मोशन के दौरान, गति के दौरान, वैसे वस्तु को अपन रिजिड बॉडी बोलते हैं। रिजिड बॉडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। अब अगर आगे देखिए तो याद रखिएगा, कभी भी अगर रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ रहे हो ना, जैसे कि मान लो एक पत्थर है, स्टोन है, ठीक है, ये स्टोन है तो ये भी एक रिजिड बॉडी है। तो इस स्टोन पे अगर दो बिंदु को ले लो, एक बिंदु मान लो ये P1, दूसरा बिंदु मान लो ये P2, ठीक है। तो ये P1 P2 के बीच का जो आपसी दूरी होता है बरोबर होता है, चाहे गति कितना भी हो, चाहे स्टोन यहां से उठ के कहीं और चला जाए, लेकिन P1 और P2 के बीच की दूरी सामान्य होती है। ये बात आप सभी बच्चों याद रखिएगा। इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि कणों के किसी भी युग्म के बीच की दूरी स्थिर रहती है। मतलब कभी भी अगर कोई वस्तु रिजिड है तो उसके अंदर के कण एक जगह पे स्थिर रहेंगे, चाहे गति हो या ना हो, है ना। लेकिन स्थिर की का अर्थात यह है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी स्थिर रहेगा, है ना। पार्टिकल स्थिर नहीं रहेगा, लेकिन दोनों पार्टिकल के जो आपसी बीच की दूरी होती है वो एक सामान्य होगी। ऐसे वस्तु को अपन रिजिड बॉडी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। आप सभी बच्चों ने 11th में पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल पढ़ा होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा होगा। तो द्रव्यमान केंद्र के बारे में पढ़ते हैं। हर वस्तु को, जो बड़ा वस्तु होता है, रिजिड बॉडी होता है, अब उसका जो मास होता है चारों तरफ फैला होता है। जैसे हम एक पत्थर की उदाहरण लें, अगर हम एक स्टोन के बारे में पढ़े, जैसे ये एक स्टोन है, तो इसके जितने भी कण हैं ये इधर उधर फैले हुए हैं, है कि नहीं, जल्दी बताओ।
तो इसके जो मास है वो भी तो फैले हुए हैं, द्रव्यमान भी तो चारों तरफ फैला हुआ है। परंतु हम एक ऐसा बिंदु की कल्पना करते हैं जहां पे हम ये मान के चलते हैं कि उसकी जो मास है वो एकत्रित है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है, यहाँ पे एकत्रित है। और इसी बिंदु को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या नाम देते हैं इसी को? सेंटर ऑफ मास, यानी द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं इसको, हिंदी में बोला जाए तो, ठीक है। इसी बिंदु को मानते हैं। तो ये काल्पनिक पॉइंट है जहां पे हम ये मान के चलते हैं कि सभी जो द्रव्यमान है इस एक बिंदु पे है, और उस पे हम फिजिक्स का नियम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। वही बोला, वह बिंदु जहां निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अब सेंटर ऑफ मास कहां पे है उसको निकालने का ये सूत्र है। ये सूत्र भी आप पहले पढ़े होंगे। कुछ बच्चे को अभी देख के बहुत हार्ड लग रहा होगा कि सर ये क्या है। इसका मतलब होता है बच्चों समेशन, जोड़। जैसे उदाहरण के तौर पे समझो कि एक कण यहाँ पे है, एक कण यहाँ पे, एक कण यहाँ पे, एक कण यहाँ पे है, और ये आपका ऑरिजिन है जहां से आप जहां पे आप खड़े हो, और यहाँ से आप सभी कणों को देख रहे हो। ये कण को हम P1 नाम देते हैं, ये कण को P2 नाम देते हैं, ये कण को P3 नाम देते हैं, ये कण को P4 नाम देते हैं। इसकी द्रव्यमान मान लो M1 है, इसकी द्रव्यमान M2 है, इसकी द्रव्यमान M3 है, इसकी द्रव्यमान M4 है ना। और इसकी जो दूरी है इसको आप R1, R2, R3, R4 मान लो, ठीक है। अब जो है सेंटर ऑफ मास अगर कोई निकालने बच्चों बोलता है आपको, ठीक है ना, ये क्या है दूरी, इसका R1, ये R2, ये R3 और ये R4। तो अगर आपसे कोई बोलता है भाई इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के अर्थात कि इसका केंद्रीय द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, कहने का अर्थात, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सूत्र है कि आपको कुछ नहीं करना, लिखना है RCM, CM मतलब सेंटर ऑफ मास, और ये हो जाएगा M1 R1, ठीक है, प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस M4 R4। हालांकि यहाँ बड़ा आर लिखा हो तो उसको छोटा ही हम लिख दिए, ठीक ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोटा आर या बड़ा आर कुछ भी लिखो, उससे फर्क। नीचे में टोटल द्रव्यमान का जोड़ होगा सभी कणों का, M1 M2 M3 M4। तो इस तरह से हम सेंटर ऑफ मास है ना निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं इस तरह से? इस तरह से अपन सेंटर ऑफ मास यानी कि हम द्रव्यमान केंद्र की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे चलें तो आगे हमको ये पढ़ना है कि अलग अलग पिंडों, जैसे आप देखो एक तो फॉर्मूला पढ़ लिए, ये एक जनरल फॉर्मूला है, सामान्य फॉर्मूला है, जो नॉर्मल कोई भी 4 5 10 20 कण है तो उसके लिए हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई एक अलग शेप साइज का बात करें तो उसका सेंटर ऑफ मास हम लोग को यहाँ पे याद रखना होता है, कुछ कुछ चीजों का जो आप सभी बच्चों को भी याद रखना पड़ेगा कि उसकी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे मिलेगी हमें, ठीक है। तो हम कौन कौन से वस्तु का सेंटर ऑफ मास देखेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे अर्धवृत्ताकार वलय का सेंटर ऑफ मास, रिंग बोलते हैं इसको। उसके बाद हम देखेंगे अर्धवृत्ताकार चकती का, जिसको डिस्क बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हॉलो स्फीयर का, ठीक है। तो अर्धवृत्ताकार यानी सेमी सर्कुलर रिंग वलय को देखेंगे तो उसकी सेंटर ऑफ मास 2r/पाई पे होता है। यानी अगर एक सेमी सर्कुलर यहाँ पे रिंग है तो उसकी जो सेंटर ऑफ मास होता है वो जो होता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कितनी दूरी पे होती है, ऊंचाई है, यहाँ पे y में होता है, इसको अगर इसको एक्सिस मान लें तो y में इसकी हाइट कितनी होती है 2r/पाई। r क्या है बच्चों, r त्रिज्या है, पाई का मान पता है। तो आपको बस याद रखना है कि भाई सेंटर ऑफ मास जो सेमी सर्कुलर रिंग का होगा 2r/पाई होगा। न्यूमेरिकल आने की संभावना कम है इसमें, आपको मे भी डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया जाए कि बताओ सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो हम बोल देंगे 2r/पाई। और अगर डिस्क का बात करें, चकती का बात करें, तो उसका सेंटर ऑफ मास 4r/3 होता है। तो यहाँ पे 4r/3 कहने का क्या मतलब, जैसे सुनो डिस्क होता क्या, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं डिस्क किसको कहते हैं। देखो रिंग में क्या होता है कि जो बीच वाला हिस्सा होता है खाली खाली सा होता है, लेकिन डिस्क लाइक पिज्जा, पिज्जा की तरह होता है, इसका पार्ट भरा हुआ होता है, इसको डिस्क बोलते हैं, ठीक है, जिसमें भरा हुआ पार्ट हो। और इसका जो सेंटर ऑफ मास की दूरी है वो 4r/3 होता है। इसको डायरेक्ट आप याद रखोगे, ठीक है। मैं एक एक चीज पढ़ाऊंगा, लेकिन जहां पे याद करने वाला चीज है वहां पे आपको याद करना ही पड़ेगा। डिस्क का 4r/3 और रिंग का 2r/पाई। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं,
तो आगे हम देखने वाले हैं कि रिलेशन क्या होता है किसके बीच का, है ना, कोणीय गतिकी का। मतलब कि देखो आप पढ़ रहे रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में कोई भी चीज रोटेट करता है, या तो रोटेट करेगा एक ही जगह पे अपने अक्ष पे, या तो रोटेट करते करते आगे की ओर बढ़ेगा, है ना। तो दो तरह का मोशन होता है, या अपने अक्ष पे सिर्फ रोटेट कर रहा है, या रोलिंग कहते हैं जो आगे भी जाता है। तो पहले अपन बात करते हैं रोटेट का। अब अगर कोई भी चीज गोल गोल घूमेगा तो उसके अंदर जो वेग होगा कोणीय वेग होगा, उसके अंदर विस्थापन होगा कोणीय विस्थापन होगा, जाहिर सी बात है ना, जो भी होगा कोणीय होगा। तो अगर हम बात करें तो क्या रिश्ता है रेखीय और कोणीय, है ना, चीजों के बीच। तो अगर हम बात करें, ये जो है बाबू ये आपका लीनियर यानी रेखीय वेग है, रेखीय। और ये जो है आपका एंगुलर, एंगुलर मतलब कोणीय है। तो देखो बच्चों, अगर एक पार्टिकल भी स्पीड से जा रहा है, भी क्या है बाबू, भी आपका रेखीय वेग है ना, उसको गोल गोल ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, कण को ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। तो एक कण है जो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो उसकी जो रेखीय वेग है मान लो v है, और जो गोल गोल घूम रहा है तो उसकी जो कोणीय वेग है ना, कोणीय वेग आपका ओमेगा है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या r है, इसको घुमा रहे होगे तो जरूर कोई ना कोई तो त्रिज्या होगी ना, उस रेडियस में घूम रहा होगा गोल गोल। तो जो रिश्ता बनता है रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुना रेडियस, ये बात आप याद रखना, ये सूत्र v बराबर ओमेगा आर। उसके बाद जिस तरह रेखीय वेग कोणीय वेग होता है, उसी तरह रेखीय त्वरण, है ना, जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच का भी आपसी रिश्ता ये होता है क्या, जैसे v बराबर रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुना रेडियस त्रिज्या, उसी तरह टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा गुना आर, ठीक है। मतलब जो भी एंगुलर वाला चीज है उसमें आर से गुना करोगे तो लीनियर वाला चीज मिल जाएगा, सिंपल सा सूत्र है। जैसे एंगुलर वाला ओमेगा होता है उसमें आर से गुना करोगे तो भी मिल जाएगा रेखीय वाला। एंगुलर वाला अल्फा होता है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए होता है, कोणीय त्वरण बोलते हैं। अगर आपकी गाड़ी स्पीड बढ़ रही है घट रही है गोल गोल घूमते के दौरान, तो उस समय जो त्वरण आता है वो अल्फा आता है। उसमें अगर त्रिज्या से गुना कर दोगे तो टेंजेंशियल मिल जाएगा। उसी तरह रेडियल एक्सेलरेशन का बात करें तो ओमेगा स्क्वायर आर होता है, मैं कल भी इसके बारे में आपको बता चुका हूं, ठीक है। इससे पिछले लेक्चर में भी हम पढ़े थे, रेडियल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर होता है। नहीं बताया तो मैं अभी भी बता देता हूँ कि जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर आर होता है। रेडियल एक्सेलरेशन मतलब वैसा एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण लग रहा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर आर। तो दो चीज पढ़े, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो अल्फा आर होता है, रेडियल ओमेगा स्क्वायर आर होता है, ये सब बात याद रखना है। रेखीय वेग बराबर ओमेगा इंटू आर, ये सब चीज याद रखना है बच्चों, कॉपी में लिख सकते हो। देखो वैसे तो मैं नहीं बोलता लिखो, क्योंकि हमको पता है कि आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप लिख सकते हो तो अच्छी और अच्छी बात है, क्योंकि कुछ चीज तो याद करना ही पड़ेगा। नहीं लिख सकते हो तो वीडियो 2 बार देखना। अब देखो बच्चों, याद करो, अब मैं कुछ बात बताता हूँ। रेखीय गति पढ़ते हो तो विस्थापन को एस से लिखते हैं, कोणीय गति पढ़ते हो तो विस्थापन को थीटा से लिखते हैं। रेखीय गति पढ़ते हो तो v को v लिखते हैं, वेलोसिटी को, अंतिम वेग को v लिखते हैं। जब रेखीय वेग पढ़े हो, इधर वाला रेखीय उधर वाला कोणीय है, तो रेखीय लीनियर होता है, रेखीय सीधा 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 अगर कोई चीज जा रहा है तो विस्थापन को एस लिखते हैं, अगर कोई चीज घूम रहा है तो उसमें जो विस्थापन होता है कोणीय विस्थापन उसको थीटा लिखते हैं। सीधा सीधा चीज अगर कोई भाग रहा है उसको हम भी लिखते हैं, स्पीड उसके चाल को गोल गोल घूम रहा है तो उसको ओमेगा बोलते हैं। सीधा सीधा कोई चीज है तो उसको ए बोलते हैं, और गोल गोल घूम रहा है तो उसको अल्फा बोलते हैं। अब क्या करना है, फॉर्मूला एक सामान्य होता है, जो तुम फॉर्मूला पढ़े थे याद करो, क्या क्या फॉर्मूला पढ़े थे एक बार याद कर लो। एक फॉर्मूला पढ़े होगे एस बराबर, एक और चीज, शुरुआती जो वेग होता है रेखीय में यू होता है, लेकिन शुरुआती वेग जो कोणीय में होता है ओमेगा नॉट होता है। याद रखना, इधर कोणीय वाला है, एंगुलर वाला है, इधर रेखीय वाला है, लीनियर वाला है, ठीक है। इसके बीच का संबंध बता दिया मैंने। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा v बराबर u प्लस ए टी, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, पढ़ा है ना। अब इस फॉर्मूला को तुम, ये तो हम जो फॉर्मूला पढ़े थे बाबू पिछले अध्याय में, पिछले लेक्चर में, वो रेखीय वाला था।
इसको कोनिया बनाना बहुत सरल है। एस के जगह लिख दो थीटा, जो इधर लिखा हुआ है इसके जगह थीटा, ये रहा। यू के जगह ओमेगा नॉट, ये रहा। अरे वही फॉर्मूला है बाबू, यही फॉर्मूला है। बदला क्या, बदला नाम बदल गया बस। एस के जगह थीटा, यू के जगह ओमेगा नॉट, ए के जगह अल्फा, बाकी फॉर्मूला वही, ये वाला भी फॉर्मूला वही है। देख लो, भी के जगह ओमेगा, पढ़े ना, भी के जगह ओमेगा, यू के जगह ओमेगा नॉट, ए के जगह अल्फा, सब वही है। तो जो फॉर्मूला आप रेखीय गति में पढ़ते हो सेम टू सेम कोणीय गति में भी लग जाता है, बस नाम को बदलना है, ये बात बस 4 चीज याद रखनी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो आपने टॉर्क के बारे में पढ़ा होगा। देखो टॉर्क क्या होता है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोलते हैं, बल का अघूर्ण घूमने वाला प्रभाव। तो बल का जो घूमने वाला प्रभाव होता है उसी को टॉर्क बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गेट बंद है और गेट को खींचते हो तो आप बल लगा रहे हो, उस बल के कारण गेट घूमेगा, क्योंकि गेट तो एक जगह फिक्स है ना, अपने अक्ष पे फिक्स है, कोना में लगा हुआ है। तो जो बल लगाओगे तो उससे वो खुलेगा, और खुलेगा तो जो आप बल लगा रहे हो उससे क्या हो रहा है, उससे एक प्रभाव पड़ रहा है, घूर्णन प्रभाव, रोटेशनल प्रभाव पड़ रहा है, उसी को टॉर्क बोलते हैं। इसलिए टॉर्क को हम लिखते हैं आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, इसको टाउ बोलते हैं, टाउ, टाउ, ठीक है। टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ, इसको अगर तोड़ के लिखे तो आर एफ साइन थीटा हो जाता है, याद रखना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टाउ, ठीक है। चलिए आगे चलें। एक और बात याद रखना, रोटेशनल मोशन में मास के जगह आई का यूज करते हैं। बोलोगे सर आई क्या है, नया चीज। देखो अब न्यूटन सेकंड लॉ पढ़े हो ना, क्या पढ़े हो, फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, पढ़े हो ना। तो यहाँ पे मास के जगह हम आई का यूज करते हैं, इस आई को बाबू बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोला जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसी आई को बोला जाता है। तो अगर आप पढ़ते हो फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन, ये पढ़े थे ना, तो याद रखना रोटेशनल मोशन के अंदर कुछ कुछ और बात ये आपको हम बता देते हैं, कुछ कुछ और बात बता देते हैं, आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगा। मास के जगह आई लिखते हैं, फोर्स के जगह अपन टॉर्क का यूज करते हैं, तो फोर्स के जगह अपन टॉर्क का यूज करते हैं, मास के जगह आई का यूज करते हैं, तो एक्सेलरेशन की जगह किसका यूज करेंगे, अल्फा। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। कैसे आया फॉर्मूला, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़े हो, ये लीनियर मोशन में होता है। रोटेशनल मोशन में फोर्स के जगह टॉर्क टाउ, मास के जगह आई, ए की जगह अल्फा, तो ये सूत्र भी याद रखना। तो जो जो हम फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं याद रखना, कहीं क्वेश्चन आ गया तो भाई उसी से बनेगा, ठीक है। ये तो बेसिक चीज हम पढ़ा रहे हैं। आगे चलते हैं। कपल, भाई वैलेंटाइन डे गुजर गया, फिर भी कपल के बारे में अपन को पढ़ना है, बल युग। ये कपल थोड़ा सा अलग है ना, वो तुम्हारा वाला कपल नहीं है, कपल कपल जो खेलते रहते हो, ठीक है। अगर दो फोर्स, दो बराबर बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक ही वस्तु पे लग रहा है, दो अलग अलग आमने सामने के बिंदु पे, तो उसको कपल फोर्स बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लो ये एक डंडा है, ये डंडा यहाँ पे फिक्स है, ये एक डंडा है, उदाहरण के तौर पे हम समझा रहे हैं, ये एक डंडा है और यहाँ पे इस बिंदु पे फिक्स है। अब इस डंडा पे तुम इधर भी फोर्स लगा रहे हो एफ, और इस पे इधर भी फोर्स लगा रहे हो एफ, तो देखा जाए तो दोनों बल एक जैसा है, दोनों बल आमने सामने लग रहा है, एक दूसरे के आमने सामने लग रहा है और एक दूसरे के विपरीत लग रहा है। तो ये जो फोर्स है ना, इसको हम कपल फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे कपल फोर्स, ठीक है। तो याद रखना, दो समान, ठीक है, दो समान और विपरीत बल जो अलग अलग क्रिया रेखाओं पर कार्य करते हैं वो शुद्ध घूर्णन उत्पन्न करते हैं, कंप्लीट रोटेशन उत्पन्न करते हैं। और इस केस में जो मोमेंट होता है कपल का, है ना, वो होता है फोर्स गुना बीच की दूरी। डी क्या है, डी बाबू इसकी बीच की दूरी है, ठीक है। एक यहाँ पे लग रहा है, कि यहाँ पे लग रहा है, तो आपस की जो बीच की दूरी डी है। तो अगर आपसे बोले जाएगा कि ये कपल फोर्स लग रहा है, तो मोमेंट ऑफ बताओ,
है ना। मोमेंट ऑफ कपल बताओ तो क्या करना, एक फोर्स उठाना और बीच की दूरी से गुना कर देना, बात खत्म। इतना ही, अगर आ गया तो बना देना, नहीं आएगा तो छोड़ो भाई, हम तो सब कुछ पढ़ाएंगे, कुछ नहीं छोड़ने वाले आप लोग के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, जिसको हम बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत बड़ा चीज है, जो बच्चे रोटेशनल मोशन पढ़े हैं उनको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या रोल है। इसको बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। इसको निकालते कैसे, मान लो एक अक्ष ऐसे है, एक डंडा है, इसमें तुम पत्थर बांध दिए इस डंडा में और पत्थर को गोल 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 घुमा रहे ऐसे, ठीक है। तो मान लो कि इसकी जो मास है m है और इसकी त्रिज्या r है, तो बाबू यहाँ पे इस अक्ष के आधार पे, इस अक्ष के द्वारा यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो होगा m r स्क्वायर। क्या होगा, m r स्क्वायर, इस अक्ष के अनुसार। अब अक्ष बदल दोगे, एक्सिस बदल दोगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो भी बदल जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीज पर आधार डिपेंड करता है, निर्भर करता है। एक तो आपका मास कितना है, दूसरा उसके अक्ष से उसकी दूरी कितनी है, ठीक है। अक्ष से दूरी और मास पर निर्भर करता है, याद रखना, ठीक है। याद रखना, रोटेशन में मास के जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रयोग किया जाता है, रोटेशन में, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बताता है रेजिस्टेंस टू चेंज इन रोटेशन। इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, इससे क्या पता लगा सकते हैं, तो जिस चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा है भाई, जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको उतना अच्छे से घुमाया जा सकता है। जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो उसको घुमाना डिफिकल्ट होता है। तो ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजिली रोटेट कर सकते हैं, कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो रोटेट करने में दिक्कत होगा किसी चीज को, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना। अब मान लो एक से ज्यादा कण है, तो बाबू उस केस में समेशन यूज आता है। बोलोगे ये फॉर्मूला क्या लिख दिए हो सर, बाबू ये समेशन फॉर्मूला है, जोड़, मतलब एक से ज्यादा कण है तो सबका अपना अपना जोड़ कर दो, ठीक है। याद रखना, ये डिपेंड करता है मास पे और डिपेंड करता है रोटेशन एक्सिस पे और शेप पे भी निर्भर करता है, तीन चीज पे निर्भर करता है। द्रव्यमान, अक्ष क्या है रोटेट जिसके ओर कराया जा रहा है जिसके ऊपर, और आकार क्या है। उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेडियस ऑफ गायरेशन ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते कैसे, वो मैं थोड़ा सिखाऊंगा, आप लोग को सिखाना जरूरी है। देखो, अगर किसी वस्तु का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, कोई भी वस्तु है जिसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है, ठीक है, कोई भी वस्तु, तो उस वस्तु का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है, तो उस वस्तु के सामने आप लिख दो एम के स्क्वायर। आपको लिख देना है, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया उससे हमको कोई लेना देना नहीं, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको यूं का यूं ही लिख दो और उसको बराबर एम के स्क्वायर लिख दो। यहाँ पे बाबू जो के होता है, यहाँ पे जो के होता है उसको रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं, घूर्णन त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, घूर्णन त्रिज्या। तो यहाँ पे के है, इसको क्या बोलते हैं याद रखना, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन, घूर्णन त्रिज्या। अब मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको दे रखा है, एक उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का जो होता है, डिस्क का ले लेते हैं, ठीक है, आगे हम पढ़ाएंगे, सबका अलग अलग होता है। एम आर स्क्वायर बाई 2, ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले ली, बराबर क्या है, एम के स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे एम एम कट गया और स्क्वायर उधर जाएगा, तो के का मान क्या आ जाएगा बच्चों, ये स्क्वायर जाएगा तो रूट अंडर आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर का आर बाहर, है ना, और यहाँ पे √2 हो जाएगा। इस तरह से हमको निकल गया डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन। इसी तरह आपसे कोई अलग अलग वस्तु का रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ सकता है, जिसका भी पूछेगा। आपको कुछ नहीं करना है, एम के स्क्वायर करना है, और जो भी दिया होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका भी बोला, या तो उसको याद रखो या क्वेश्चन में आपको दिया होगा, जो भी होगा चलेगा, यहाँ डालना, के का मान निकाल लेना, बात खत्म। वही होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, यानी कि घूर्णन त्रिज्या, ठीक है। चलो बस इतना जानो कैसे निकालते हैं, परिभाषा एग्जाम में नहीं आएगा, निकालना सिखा दिया तुम लोग को। चलिए, अब मैं आपको सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता देता हूँ, रटना पड़ेगा। देखो, हालांकि बिना रटे भी इसको पढ़ा जा सकता है, लेकिन बाबू इतना कम टाइम है कि अभी उतना डीप में घुसेंगे तो आपको ही दिक्कत होगा, बहुत लंबा लेक्चर चल जाएगा। तो सिंपल आप याद रखो
कि रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर के आधार पर, देखो अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ भी हो सकता है, ये निर्भर करता है अक्ष से कितनी दूरी पे हो। यहाँ पे मेनली यहाँ पे यही निर्भर करता है, शेप अभी हम नहीं ले रहे हैं, मेन दूरी पे निर्भर करता है। तो अगर कोई अक्ष सेंटर से होके गुजर रहा है, रिंग के केंद्र से होके गुजर रहा है, तो उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr² होगा। अब बात करते हैं डायमीटर पे आधार, देखो रिंग ये रिंग ही है, ये भी रिंग है, ये भी रिंग है। इसमें क्या हो रहा है कि कोई अक्ष सेंटर से होके गुजर रहा है बीचों बीच। इसमें क्या है, इसमें कि एक अक्ष सेंटर से होके रिंग को काटते हुए गुजर रहा है, यहाँ पे समझना बात को, रिंग को काटते हुए गुजर रहा है यानी डायमीटर से होके गुजर रहा है, इसको डायामीटर बोल सकते हो, शायद व्यास बोलते हैं डायमीटर को शायद हिंदी में। तो यहाँ पे इसके डायमीटर से होके गुजर रहा है, तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बाबू वो हो जाएगा mr²/2, रिंग का है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, दोनों याद रखना है कि अगर केंद्र से होके जाए तो mr², अगर कोई बोले रिंग से होके जाए, डायमीटर से होके जाए तो mr²/2। ठीक है। अब यहाँ बात डिस्क का किया है, लिखा नहीं है, हम लिख देते हैं। डिस्क का अगर सेंटर से जाए तब mr²/2 याद रखना, केंद्र से जाए तो mr²/2। ठीक है। रॉड का बात करें तो रॉड समझ रहे हो, ये इसके अगर बीचों बीच केंद्र से सीधा सीधी जाए तो ml²/12 याद रखना पड़ेगा, और एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि बताओ रॉड के केंद्र से अगर एक कोई अक्ष गुजर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पूछ सकता है। तो ml²/12। ठीक है। अगर कोई बोल दे रॉड के अंत से, ठीक है, रॉड के अंत से यहां से, ठीक है, इस केस में ml²/3 होगा। क्या होगा, ml²/3। ठीक है। अब बात करते हैं सॉलिड स्फीयर, ठोस, सॉलिड ठोस, तरबूज उर्बूज हो गया, वो सॉलिड स्फीयर होता है, उसके डायमीटर से अगर गुजरे तो 2/5 mr²। याद रखना। हॉलो से अगर कोई बात करे तो हॉलो का होता है 2/3 mr²। याद रखना है, सबको सबको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत होगा। अब यहाँ पे दो थ्योरम है, ठीक है, उसको आप पढ़े होगे शायद 11th में, शायद पढ़े भी होगे, तो आधा बच्चा बोलेगा सर हमको तो याद ही नहीं है, पढ़े तो थे याद नहीं है। चलो ठीक है, हम याद दिला देते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समांतर अक्ष प्रमेय बोलते हैं इसको। इस थ्योरम का क्या कहना, इस थ्योरम का कहना यह है कि मान लो बाबू एक कोई वस्तु है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पहले से ही पता है, एक कोई वस्तु है, गोला सा समझ लो, कुछ भी समझ लो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पहले से पता है, दैट इज ICM, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप इसी वस्तु का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हो दूसरे अक्ष के अनुसार। देखो बाबू, अक्ष बदलोगे तो इनर्शिया भी बदल जाता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके अबाउट ICM है, लेकिन तुम चाह रहे हो भाई एक दूर में एक और एक्सिस है I, इसके अबाउट तुम पता लगाना चाह रहे हो, और इस दोनों अक्ष के बीच की, एक्सिस के बीच की आपसी दूरी D है। तो उस अक्ष के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ये हो जाएगा, I बराबर ICM। ICM मतलब जो तुमको पता है वो लिख दो, प्लस M मास, इस चीज का मास क्या है, और आपस की बीच की दूरी क्या है D, तो D²। इस सूत्र के माध्यम से तुम यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बारे में पता लगा सकते हो। इसका मालूम है तो तुम इसका निकाल सकते हो, ठीक है, इसका मालूम है तो तुम इसका निकाल सकते हो। I बराबर ICM, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस M D², बीच की दूरी का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, याद रखना ये हर एक सभी पिंडों के लिए मान्य है, ये सूत्र याद रखना। आगे चलते हैं। उसके बाद होता है भाई एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसका क्या कहना है ये भी हम बता देते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का क्या कहना है, इसका कहना ये है, देखो अच्छे समझा रहे हैं, समझना बच्चा। मान लो किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट IX है, एक्स के अबाउट क्या है IX है, y के अबाउट IY,
x के अबाउट आई एक्स है, y के अबाउट आई वाई है, और z के अबाउट आई जेड। तो ये तीनों एक दूसरे से लंबवत एक्सिस है, अक्ष है। तो कोई भी दो अक्ष को जोड़ोगे तो तीसरे के बराबर होगा, यानी कि आई एक्स प्लस आई वाई करोगे तो आई जेड होगा, आई जेड प्लस आई एक्स करोगे तो आई वाई होगा। कहने का अर्थात यह कि अगर तीनों लंबवत है तो दो को जोड़ोगे तीसरा अपने आप मिल जाएगा। तुमको तीसरा नहीं भी मालूम है तो तुम निकाल सकते हो, कोई भी दो अक्ष का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दो, तीसरा अपने आप आ जाएगा। याद रखना केवल समतलीय 2D पिंड के लिए लगता है, पहला बात है ना, और तल के लंबवत अक्ष होना चाहिए, याद रखना। ये 2D ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, याद रखना। अब पढ़ेंगे कुछ नया चीज, देखो पूरा फॉर्मूला है, इसमें कुछ याद रखना पड़ेगा। बोलोगे सर याद नहीं रखेंगे, तो भाई तुम इतना कम दिन में तुम्हारा पूरा सिलेबस भी हम कंप्लीट करा रहे हैं। यूट्यूब पे तुम खोज लो और दिखाओ कोई ऐसा वीडियोस है ना, कोई ऐसा वीडियोस है कि आपको जिसमें पूरा पता हो, एक ही वीडियोस में पूरा आपको पढ़ा दिया जाए, ऐसा कोई वीडियो है? आप एक बार जाके देखो, नहीं मिलेगा। अब अगर बात करें कोणीय, जैसे रेखीय संवेग होता है उसी तरह कोणीय संवेग भी होता है। जिस प्रकार रेखीय संवेग होता है उसी प्रकार कोणीय संवेग भी होता है, और कोणीय संवेग का सूत्र होता है R क्रॉस P। बोलोगे अभी ये क्या है सर नया चीज? भाई L से होता है, L फॉर एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। J से भी लिख सकते हैं, L से भी लिख सकते हैं, दोनों चीज हम बोले थे उस समय भी, J भी यूज होता है कोणीय संवेग के लिए, L भी यूज होता है। तो कोणीय संवेग बराबर R वेक्टर। R क्या है भाई? R को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर गुना रेखीय संवेग। यानी कि अगर आपको कोणीय संवेग निकालना है तो पोजीशन वेक्टर, उसकी जो पोजीशन सदिश होगी किसी भी बिंदु की, वो निकाल लो और उसके रेखीय संवेग से गुना कर दो। इन दोनों को गुना करने पे आपको कोणीय संवेग प्राप्त हो जाएगा। एक तो ये सूत्र हो गया, और एक और सूत्र होता है L बराबर आई ओमेगा। ये दोनों फॉर्मूला कोणीय संवेग के लिए, बस इतना याद रखो। देखो आप फॉर्मूला याद रखोगे ना, आधा ज्यादा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ठीक है, इतना देख लेना कि आपके एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे। तो फॉर्मूला याद रखना, एक तो R क्रॉस P रेखीय संवेग गुना पोजीशन वेक्टर, एक आई ओमेगा भी कर दोगे तो इससे भी कोणीय संवेग मिल जाएगा। इसके बाद कुछ बात का और याद रखना, याद करो जब मैं न्यूटन का लॉ पढ़ा रहा था तब मैंने एक बात आपसे बताया था कि यदि किसी वस्तु पे बाहरी बल नहीं लगता है तो उसका रेखीय संवेग संरक्षित होता है, कंजर्व होता है। यानी कि जो पुराना रेखीय संवेग होगा वही बाद वाला रेखीय संवेग होगा, यानी कि पुराना जो मोमेंटम होगा वही बाद वाला मोमेंटम होगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल रहे हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप इंग्लिश बोलिए वो ज्यादा अच्छा है, कुछ बच्चे बोलेंगे हिंदी ही बोलिए वही अच्छा है। भाई दोनों को हम लेके चल रहे हैं, दोनों माध्यम के लिए चल रहा है। ठीक है, तो सिंपल याद करो, न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ाए थे कि रेखीय संवेग और जो कोणीय सॉरी अगर किसी वस्तु पे बल शून्य लगता है तो उसका जो पुराना संवेग होता है, शुरुआती संवेग, वो अंतिम संवेग के बराबर होता है, यानी कि संवेग संरक्षित होता है। वही चीज यहाँ पे सेम टू सेम लागू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बल के जगह टॉर्क आता है, घूर्णन आता है। तो टॉर्क है ना, यदि शुद्ध है ना बला घूर्ण शून्य है ना, यानी कि टॉर्क अगर किसी वस्तु पे शून्य लग रहा है तो उसका जो कोणीय संवेग होता है वो संरक्षित होता है। यानी कि पुराना वाला जो कोणीय संवेग होगा जिसको I1 ओमेगा 1 लिख सकते हैं, और बाद वाला जो कोणीय संवेग होता है I2 ओमेगा 2, दोनों बरोबर होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और मैं इसी बात पे आपको बताना चाहूंगा। अगर ये सूरज है और धरती इस तरह से गोल गोल सूरज की चारों ओर घूमता है, तो एक समय ऐसा होता है कि धरती सूरज के बहुत निकट आ जाता है, पास आ जाता है। तो जब धरती सूरज के निकट आता है तो याद रखना बाबू, उस दौरान धरती का स्पीड बढ़ जाता है घूमने का, याद रखना। और जब धरती सूरज से दूर जाता है तो धरती का घूमने का स्पीड कम हो जाता है। मे भी इस पे क्वेश्चन पूछ दे, तो रेडी रहना ऐसा चीज पे। दूरी बढ़ेगा सूरज से
तो स्पीड घटेगा, पास आएगा तो स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, और ये चीज कोणीय संवेग संरक्षण पे ही काम कर रहा है। देख रहे हो, ग्रह सूर्य के निकट तेज गति करता है। चलिए अब आते हैं एक नया चैप्टर पे। इतना पढ़ा दिए, रोटेशन खत्म। वर्क पावर इन रोटेशन, वर्क एंड पावर नया चैप्टर नहीं है, मतलब सॉरी नया टॉपिक है। तो अब देखो कभी कभार ना, देखो मैं हर चीज कवर कर रहा हूँ, अभी रोटेशन ही चल रहा है और हर चीज कवर कर रहा हूँ। वर्क एंड पावर इन रोटेशन ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अगर मान लो कोई वस्तु को घुमा रहे हैं तब भी कुछ ना कुछ काम होता है, ऐसा नहीं कि कोई वस्तु को घुमाएंगे तो कोई काम नहीं हो रहा है, तब भी काम हो रहा है। और तब जो काम होता है उसको निकालने का फॉर्मूला है W बराबर टॉर्क गुना डी थीटा। टॉर्क मतलब घूर्णन क्या है वो लिख लो, और कितना एंगल से घुमा उसका इंटीग्रेशन कर दो। और अगर पावर निकालना है, कोई चीज को घुमा रहे हैं, पावर निकालना है, तो याद करो पावर का एक फॉर्मूला हम पढ़ाए थे तुम लोग को। पावर का एक फॉर्मूला होता है फोर्स गुना वेलोसिटी। यही फॉर्मूला यहाँ पे लग गया है। फोर्स की जगह क्या बोले, रोटेशन में टॉर्क यूज करते हैं, स्पीड की जगह ओमेगा यूज करते हैं। तो शक्ति बराबर टॉर्क गुना ओमेगा, टॉ गुना ओमेगा, याद रखना। चलिए अब एक होता है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन क्या होता है, देखो रोलिंग मोशन में दोनों काम होता है। क्या होता है दोनों काम, मैं आपको बताता हूँ। बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों, और जो चीज हम 3 से 4 महीना में पढ़ रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको मैं 1 घंटा में पढ़ा रहा हूँ। 4 महीना का चीज 1 घंटा में, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, माइंड में घुसना भी तो चाहिए। देखो अब एक बात समझो, तुम गेम खेलते हो, लाइक बहुत बच्चे पबजी खेलते हैं, कोई बहुत बच्चे फ्री फायर खेलते हैं, तो देखोगे जिसका मोबाइल अच्छा नहीं होता लैग करता है, धीरे 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 चलता है। और जिसका मोबाइल खूब अच्छा होता है, प्रोसेसर तगड़ा होता है, उसमें बहुत अच्छा HDR क्वालिटी में गेम खेलता है, 90 FPS में गेम खेलता है। तो इससे ये सीखो प्रोसेसर भी मैटर करता है। मैं भले 4 महीने का चीज 1 घंटा में पढ़ा रहा हूं, तो जब तक आप ध्यान से एकाग्र होके कंसंट्रेशन के साथ नहीं देखिएगा, मुश्किल है समझना। लेकिन मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ आएगा। अगर एक साथ बैठ के अच्छे से देखोगे तो आपका एग्जाम में डेफिनेटली मात्र 6 से 7 लेक्चर हम पढ़ाएंगे, 7 से 8 लेक्चर, उसमें आपका फिजिक्स एग्जाम बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो रोलिंग मोशन में क्या होता है, लुढ़कती गति कह लो, इसमें दोनों मोशन होता है। बॉल गोल गोल भी घूमता है और आगे की ओर बढ़ता है। जैसे बॉलिंग करता है तो गेंद नहीं, उसे यॉर्कर मारते हैं, घुमा के ऐसे फेंकते हैं, तो बॉल घूमते भी रहता है गोल गोल और गिरता है ना, आगे भी जाता है। वैसे मोशन को रोलिंग मोशन कहते हैं। तो उसमें रेखीय गति भी होता है ना, स्थानांतरीय भी होता है, घूर्णन भी होता है। और जब भी रोलिंग मोशन होता है तो एक शर्त होता है, स्लिप नहीं होना चाहिए, जैसे बॉल रगड़ाना नहीं चाहिए धरती पे। एक होता है घिसियाते हुए चल गया बॉल, घिसियाना नहीं चाहिए, परफेक्ट रोल होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो बॉल परफेक्ट रोल हो, तो उसकी जो रेखीय वेग होगी VCM, इसको VCM बोलते हैं। बोलोगे सर CM काहे लिखे हैं, तो सेंटर ऑफ मास का वेग है ना, इसलिए VCM। तो इसका जो वेलोसिटी होगा, और ये दो वेलोसिटी होगा ना, दोनों वेग हो रहा है, दोनों होगा, एक तो गोल गोल घूम रहा है तो ओमेगा, एक वो आगे जा रहा है तो VCM। इस केस में VCM ओमेगा आर के बराबर होना चाहिए, अगर आप चाहते हो स्लिप ना हो। क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ स्लिप नहीं होगा तो कंडीशन क्या होगा, तो भाई लिखना पड़ेगा VCM बराबर ओमेगा इंटू आर। अब देखो अगर दोनों गति हो रहा है तो ऊर्जा, गति ऊर्जा भी दो तरह का होता है। एक होता है हाफ mv², ये हो गया रेखीय गति के कारण, TRANS, मतलब ट्रांसलेशन, जिसको रेखीय गति बोलो, शॉर्ट में लिख दिया। और ये हो गया रोटेशनल के कारण। तो अगर वस्तु दोनों गति कर रहा है तो उसके पास दोनों तरह के ऊर्जा होंगे, हाफ mv², हाफ I⍵², है ना, एक ट्रांसलेशनल दूसरा रोटेशनल, दोनों होंगे। अब करते हैं कुछ नया बात, इस पे क्वेश्चन बहुत बार अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है। देखो ऐसा नहीं कि मैं बच्चा जैसा कुछ भी पढ़ा के निकल रहा हूं तुम लोग को, नहीं बाबू, जितना हम पढ़ा दिए हैं ना, अगर सही से पढ़ के तुम नीट के एग्जाम में भी बैठ सकते हो, है ना। BHS जेट का एग्जाम तो दूर की बात है। ठीक है, बस नीट के एग्जाम में बैठोगे तो क्वेश्चन फॉर्मूला से पढ़ा दिए, क्वेश्चन करने आना चाहिए, इसी सबसे आएगा। अब मान लो एक ढलान है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि भाई उस ढलान से एक हॉलो स्फीयर को छोड़ दिए, उसी ढलान से एक रिंग को छोड़ दिए, उसी ढलान से एक कुछ और चीज को छोड़ दिया, डिस्क को छोड़ दिया, कौन पहले नीचे पहुंचेगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है। तो
तो जो भी नीचे पहले पहुंचेगा उसका त्वरण ज्यादा होना चाहिए। छोड़ तो तुम सबके रहे हो, सबको एक साथ छोड़ रहे हो, तो जितना जल्दी जो त्वरित होगा, गति करेगा, वो जल्दी पहुंचेगा। अब कौन पहले गति करेगा, कौन बाद में गति करेगा, उसका सूत्र ये रहा, ए बराबर जी साइन थीटा बाई 1 + I/m r²। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो गायरेशन के रूप में, जी साइन थीटा 1 + K² बाई r²। उदाहरण के तौर पे हम बताना चाहेंगे, दोनों चलेगा। अगर आपको बोलेगा डिस्क का एक्सेलरेशन निकालो, बच्चों आराम से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। डिस्क के लिए क्या करोगे, आई की जगह mr²/2 लिख दोगे, लिख दो। और लिखते हैं जी, डिस्क का हमको त्वरण निकालना, डिस्क को ऊपर छोड़ रहे हैं तो क्या त्वरण होगा, तो आई की जगह mr²/2 लिखेंगे तो 1 + I की जगह mr²/2 लिखो। ये देखो आई की जगह लिखे, ये वाला सूत्र लगा, नीचे mr², अब mr² कट जाएगा तो a का मान हो जाएगा जी साइन थीटा बच्चों, नीचे हो जाएगा 1 + 1/2, 3/2। तो इसको सॉल्व करिएगा ना तो 2/3 जी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बाकी वस्तुओं के लिए भी निकाल सकते हो। याद रखना सॉलिड स्फीयर पहले पहुंचता है। ठीक है, अब तुम निकाल लेना, पता चल जाएगा जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा वो पहले पहुंचेगा। आइए अब हम चलते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में। हालांकि बहुत टाइम लग गया भाई रोटेशन खत्म करने में, 40 मिनट तो रोटेशन में ही लग गया। कोई बात नहीं, ग्रेविटेशन सब छोटा चैप्टर है, उतना इसमें दिमाग नहीं लगाना और एकदम शॉर्टकट पढ़ेंगे। देखो ये फॉर्मूला तुम सभी को पता है कि दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और दोनों के बीच का जो बल लगता है न्यूटन के द्वारा दिया गया है, F बराबर जी m1m2/r²। ठीक है, पता ही आपको, दो द्रव्यमान m1 m2, बीच की दूरी r, इसके बीच में जो आपसी बल लगेगा है ना, इसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, जी m1m2/r² होता है, सबको पता है। जी का मान भी सबको पता है, एग्जाम में पूछ दिया तो लटक मत जाना, 10⁻⁻11 होता है। ठीक है, उसके बाद अगर वेक्टर रूप में इसको लिखें, चूंकि देखो वेक्टर रूप में भी लिखना आसान है, चूंकि आपको पता है कि जो बल होता है वो आकर्षित होता है, आकर्षित होता है, इसलिए यहाँ पे जी के आगे माइनस लगा है। बोलोगे, कुछ बच्चे बोलेंगे माइनस काहे लगा है सर, अट्रैक्शन को दिखाने के लिए माइनस लगता है, क्योंकि दो पिंड एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया गया। और ये वेक्टर रूप में लिखा हुआ है, तो वेक्टर रूप में कुछ नहीं किया, एगो बस यूनिट वेक्टर यहाँ घुसे दिया, डाल दिया, बात खत्म। माइनस मतलब एक दूसरे को खींच रहा है। ठीक है, यहाँ लिखा भी है। याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बाबू, गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बनाता है, न्यूटन थर्ड लॉ पढ़े हो ना, एक्शन रिएक्शन बनाता है। आगे चलते हैं। अब अगर किसी वस्तु को धरती पे ही छोड़ दो या कोई ग्रह पे जाके छोड़ोगे, नीचे गिरता है, तो नीचे गिरता है तो भाई उसमें कोई भी ग्रह होगा, धरती कोई उठा लो या कोई और अन्य ग्रह की बात करो, तो ग्रह उसको अपनी ओर खींचता है एक त्वरण से। अब कितना त्वरण से खींचता है, धरती का तो तुम लोग रट के बैठ गए हो 10 और 9.8, लेकिन अलग अलग ग्रह का अलग होता है और उसका सूत्र होता है। तो जो त्वरण का सूत्र होता है, कोई भी वस्तु कितना से खिंचाएगा, वो ये होता है, जी बराबर जी m/r²। बोलोगे सर जी क्या है, भाई जी सबको पता है, ये आपका है गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल दो। एम क्या है भाई, कोई भी ग्रह जिसका आप निकालना चाहते हो, जिस ग्रह पे उसकी द्रव्यमान एम है। आर क्या है, उसी ग्रह की त्रिज्या है आर। ठीक है, तो इससे हम कोई भी जगह ग्रह का, चांद का, सूरज का, कहीं का भी ग्रेविटी निकाल सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण तुरंत निकाल सकते हैं। अगर कोई बोले डेंसिटी के रूप में इस फॉर्मूला को लिखो, तो इसी फॉर्मूला को हम चाहे तो डेंसिटी के रूप में लिख सकते हैं, ये रहा वही फॉर्मूला है, सेम टू सेम, बस यहाँ पे क्या है बाबू, आर पी लिख दिया गया, आर के साथ, सॉरी आर के साथ रो लिखा गया है। तुमको सब चीज मालूम है, 4/3 कांस्टेंट है, पाई का मान पता है, जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67, आर उसकी त्रिज्या, और रो जो होता है ना बाबू, वो घनत्व होगा, ग्रह का घनत्व। अगर आपको ग्रह का घनत्व दिया है तो घनत्व को यहाँ डालोगे और ये फॉर्मूला लगाओगे, इससे आपको जी का मान निकल जाएगा, रट लेना है फॉर्मूला, है ना। उसके बाद एक बात और मैं बताता हूँ जो आपको याद रखना, अगर किसी वस्तु को धरती के सतह से ऊपर ले जाया जाए तो त्वरण का मान घटता है, एक्सेलरेशन का मान कम होता है, ऊपर ले जाए तब भी कम होता है, नीचे ले जाए तब भी कम होता है। याद रखना, पहले तो ये बात याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट अगर एग्जाम में पूछ दिया कि कोई वस्तु ऊपर ले जा रहे हैं, बताओ उसका त्वरण क्या होगा, भाई घटेगा, नीचे ले जाओगे तब भी घटेगा।
अब अगर ऊपर ले जाएंगे तो कितना से घटेगा ये पूछ लिया, तो ये याद रखना, ये फॉर्मूला। अगर h हाइट ऊपर ले जाओगे, r तो उसकी रेडियस है, मान लो कोई ग्रह है जिसकी रेडियस आप है, धरती ही समझ लो जिसकी रेडियस r है, इस धरती से तुम किसी वस्तु को ऊपर उठा के लेके चले गए यहाँ पे h हाइट पे, तो यहाँ पे इसकी जो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण त्वरण होगी, उसकी फॉर्मूला ये याद रखना। सब पता है तुमको क्या होगा, जी का मान तुमको नहीं पता है, सतह पे क्या होता है 9.810 डाल देंगे, ये सतह वाला जी है, और ये उस हाइट पे क्या होगा उसका जी है। और अगर हाइट छोटा है, तुम छोटा मोटा हाइट को उठा रहे, जैसे एक बॉल को तुम 1 किलोमीटर ऊपर लेके, भाई वो छोटा हाइट हुआ, बोलोगे सर कैसे? धरती का रेडियस बाबू 6400 किलोमीटर होता है, इतना बड़ा तिरजा होता है, तो इसके सामने 1 किलोमीटर क्या है, बच्चा है। तो अगर कोई चीज को 1 किलोमीटर ऊपर ले गए तो छोटा हाइट होगा, उस केस में फॉर्मूला ये लगा सकते हो, जी हो गया सत्ता वाला जी, 1 - 2h, कितना ऊपर ले जा रहे h, r आपका रेडियस त्रिज्या, ठीक है। चलिए आगे चलें, याद रखना ऊपर ले जाओगे तब भी जी घटता है, नीचे ले जाओगे तब भी घटता है। उसी तरह अगर तुम किसी वस्तु को नीचे ले जाते हो, अगर तुम किसी वस्तु को नीचे ले जाते हो, तो जी का मान जो होगा, इसको जीडी लिख दिया तो बच्चा समझ नहीं पा रहा है, इसको इसका मतलब होता है डेप्थ, गहराई में, गहराई में जो जी का मान होगा वो बराबर होता है जी गुना 1 - d/r। डी क्या है? डी आपका डेप्थ है, गहराई, कितनी गहराई में ले जा रहे हो, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जो भी होगा डाल दोगे, आर धरती का त्रिज्या डाल दोगे। याद रखना धरती के केंद्र पे जी का मान 0 हो जाता है, डायरेक्ट पूछ सकता है कि धरती के केंद्र पे जी का मान क्या होगा, 0 होगा, याद रखना। और नीचे अगर जाते हैं तो सीधा सीधा जी का मान घटते जाता है, रेखीय रूप से घटते जाता है। सिंपल कुछ कुछ बात याद रखना है, सब याद नहीं रखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। देखो हर एक चीज मैंने लाया, हर एक चीज, अगर कोई चीज घूमता है, धरती घूम रहा है, तो घूमने के कारण भी जी का मान पे प्रभाव पड़ता है, और घूमने के कारण जो नया जी का मान होता है उसको हम जी डैश बोलेंगे यहाँ पे, और उस जी डैश का मान इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट आप फॉर्मूला रख लो, आपको लेमडा का मान दे देगा, लैटिट्यूड होता है दे देगा, ओमेगा आपको पता है जिस स्पीड से घूम रहा है, आर रेडियस होता है, डालोगे मान निकल जाएगा, ठीक है। लेमडा लैटिट्यूड है, अक्षांश है, ठीक है। याद रखना जी का मान सबसे कम इक्वेटर पे होता है, याद रखना ये बात आ सकता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा पोल पे होता है, पोल पे ज्यादा, इक्वेटर पे कम। इक्वेटर पे 9.8, पोल पे 10, लगभग लगभग 10। कुछ कुछ चीज एक्स्ट्रा है जिसको आप डायरेक्ट रट लो तो वही अच्छा है, ठीक है। जैसे मैं बताना चाहूंगा, फोर्स पर यूनिट मास, है ना, तो फोर्स जो भी है उसको लिख देना ऊपर में जो पढ़े हो, जी एम m1m2/r²/m, तो फोर्स पर यूनिट मास को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक सेकंड रुकना, हेलो, अभी बिजी है, बात बात करते, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट मास जो होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड F/m होता है, याद रखना फॉर्मूला। और गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बताता है, याद रखना ये फॉर्मूला, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बताता है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बताता है, इसकी फॉर्मूला F/m Gm/r² होता है, ठीक है। चलो इतना याद रखना, इस पे क्वेश्चन उससे नहीं आएगा, हालांकि टेंशन मत लो, कुछ कुछ चीज ज्यादा ही पढ़ा दिए। उसी तरह होता है गुरुत्वीय विभव, है ना, उसी तरह क्या होता है गुरुत्वीय विभव, है ना, उसका फॉर्मूला सिंपल याद रखना, v बराबर -gm/r, ये गुरुत्वीय विभव होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, अदिश राशि है, और ये नेगेटिव होता है, याद रखना, बस इतना याद रखना, ये फॉर्मूला है गुरुत्वीय विभव का, और ये अदिश राशि होता है और नेगेटिव होता है, बस इतना याद रखना। चलिए ये याद रखिएगा, जिस तरह बाकी पोटेंशियल एनर्जी होता है, मैंने पढ़ाया था पोटेंशियल एनर्जी दो तरह का हमको पढ़ना है, एक ग्रेविटेशनल और एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम mgh भी लिखते हैं, पढ़े होगे,
है ना, उसको mgh भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, mgh। और उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, छोटा मोटा हाइट हो तो mgh, और ये मेन फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने का, माइनस जी एम एम बट्टा आर। जैसे दो मास है, एक मास m है, एक मास छोटा m है, इसके बीच का जो ऊर्जा होगा, घुरती क्षितिज ऊर्जा, उसको हम इस फॉर्मूला की मदद से लिख सकते हैं, माइनस जी एम एम बट्टा आर। ठीक है। और अगर दो वस्तु को कहीं एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस दौरान बदलेगा, उसका फॉर्मूला ये है। ये बदलेगा उसका फॉर्मूला है, और ये जो होता है किसी दो वस्तु के बीच का, उसका। एक जगह से अगर किसी वस्तु को दूसरी जगह लेके चल जाओ, तो जो उसकी क्षितिज ऊर्जा बदलती है, परिवर्तित होती है, उसका फॉर्मूला ये रहा। r1 क्या है, शुरू की दूरी, r2 बाद की दूरी। अब एक होता है प्लाइन वेग, जिसपे क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो प्लाइन वेग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ा देते हैं, इस पे क्वेश्चन बन सकता है ना, आता भी है। प्लाइन वेग जो होता है बाबू, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से प्लायन करने के लिए न्यूटन वेग को प्लायन वेग बोलते हैं, और ये हमारे पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, ये प्लायन वेग है। ठीक है। इसका फॉर्मूला ये रहा, प्लायन वेग का फॉर्मूला ये होता है, तुमको सब चीज से तुम अवगत हो। जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम क्या है, धरती का मास या कोई भी ग्रह है उसका मास, आर क्या है, उसकी त्रिज्या, सब पता है। जी क्या है, सतह पे जी का जो मान होता है वो डाल देना, आर रेडियस। ये दोनों फॉर्मूला प्लायन वेग का है। ठीक है। धरती के लिए 11.2 होता है, और इसको मास से कोई लेना देना नहीं है। प्लाइन वेग को मास से कोई लेना देना नहीं होता है, द्रव्यमान से कोई मतलब होता है, कितना भारी वस्तु हो उसको अगर फेंकना है धरती के बाहर, तो ये गति उसको देना पड़ेगा, और इसका फॉर्मूला ये रहा। उसी तरह आप देखो, एक सैटेलाइट जो होता है, सुनो ध्यान से, जैसे ये अर्थ है, धरती है, इसके चारों ओर क्या होता है, सैटेलाइट घूमता है। तो सैटेलाइट घूम रहा है तो इसकी कुछ वेग होगी ना, इसकी जो भी वेग होगी उसको ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको ऑर्बिटल स्पीड बोलेंगे। जो भी वेग से सैटेलाइट घूमेगा वो उसका ऑर्बिटल स्पीड होगा। तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला जो होता है अंडर रूट जी एम बट्टा आर होता है। बोलोगे आर क्या होता है, इस वक्त आर धरती की त्रिज्या नहीं है, आर जो है इस धरती के केंद्र से सैटेलाइट की दूरी आर है। ठीक है। तो जो कक्षीय वेग होता है, सैटेलाइट जो होता है, जो हमारे आसपास चंद्रमा भी घूमते रहता है, और ऐसे ऐसे हजारों सैटेलाइट है जो हमने छोड़ रखे हैं, वो धरती के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो उसकी जो कक्षीय वेग है उसको निकालने का सूत्र इस फॉर्मूला से हम पता लगा सकते हैं, अंडर रूट जी एम बट्टा आर। और इसका एक और सूत्र है रूट जी आर। लेकिन ये सूत्र तब यूज करेंगे जब धरती के निकट हो, अगर कोई सैटेलाइट है ना धरती के बहुत निकट हो, तो उस दौरान ये फॉर्मूला लगेगा, और वो स्पीड जो आता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि एक सैटेलाइट है जो धरती के बहुत निकट है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो उसकी स्पीड होगी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, निकट वाले की। निकट के लिए फॉर्मूला ये, और ये जनरल फॉर्मूला हर जगह लगेगा। अब देखो, एक सैटेलाइट जब गोल गोल घूमता है, तो उसको एक चक्कर लगाने में समय भी लगता है बाबू, लगेगा, जाहिर सी बात है, गोल गोल घूम रहा है, धरती का परिक्रमा कर रहा है, तो एक चक्कर लगाने में उसको कुछ ना कुछ समय लगेगा। और उसको एक चक्कर में समय, जो जितना भी समय लगता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बट्टा वी नॉट। बोलोगे ये क्या है सर, देखो बात को समझो, ये है धरती, ये है सैटेलाइट। सैटेलाइट जो है वी नॉट स्पीड से घूम रहा है। ठीक है। और इसकी रेडियस आर है। तो रेडियस मतलब ये धरती की रेडियस नहीं, दूरी समझ लो, धरती के केंद्र से उस सैटेलाइट की दूरी आर है। तो उस केस में जो समय का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बट्टा स्पीड। 2 पाई आर मतलब एक परिक्रमा का दूरी, पेरीमीटर परिधि को बोलते हैं 2 पाई आर, वी नॉट उसका स्पीड। उसी फॉर्मूला को इस तरह से लिखा जा सकता है। इससे हम पता लगा सकते हैं किसी चीज को घूमने में कितना समय लगेगा। याद रखना, केपलर्स का नियम भी पढ़े होगे, टाइम का रिश्ता इस तरह का होता है, टी स्क्वायर बराबर, टी स्क्वायर का रिश्ता समानुपातिक होता है आर क्यूब के। ठीक है। जो कितना समय लगेगा घूमने में, उसकी रिश्ता आर क्यूब के होता है। ये आप केपलर्स के नियम में भी पढ़े होंगे, थर्ड लॉ में। अब देखो, सैटेलाइट अब जब घूमता है, तो सैटेलाइट के अंदर धरती के कारण, क्योंकि धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ही घूम रहा है ना, धरती उसको पकड़ के रखा है, तो सैटेलाइट के पास काइनेटिक एनर्जी। देखो मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, तुमको लगेगा कि सर इतना कुछ पढ़ना है, आधे बच्चे तो यहीं पे हार मान जाएंगे, लेकिन इतना सोचो कि इतना 4 महीना की चीज मैं अगर एक लेक्चर में दे रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज है।
और इसको मैं हर चीज दे रहा हूँ, ऐसा नहीं छोड़ छोड़ के दे रहा हूँ, नहीं, हर टॉपिक आप पढ़ के देखो, एग्जाम में जाओ, नहीं आएगा इससे तब बोलना तुम। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है Gm m/2r। मान लो ये धरती है, ये एक सैटेलाइट है जिसका मास छोटा m है, बीच की दूरी r है। तो यहाँ पे जो इस सैटेलाइट का गति ऊर्जा होगा, है ना, दो तरह का ऊर्जा होता है, क्षितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। गति ऊर्जा जो होगा Gm m/2r हो जाएगा, और अगर क्षितिज ऊर्जा का बात करें तो -Gm m/r हो जाएगा। ये क्षितिज ऊर्जा के लिए और ये गतिज ऊर्जा के लिए, ठीक है, याद रखना। अब एक सैटेलाइट होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। यह एक ऐसा सैटेलाइट होता है जिसको घूमने में 24 घंटा लगता है, ठीक है। और ये ना देखो, धरती को भी घूमने में 24 घंटा लगता है, इस सैटेलाइट को भी घूमने में 24 घंटा लगता है। तो जब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को तुम धरती से देख रहे होते हो तो तुमको हमेशा अपने सामने नजर आएगा, एकदम सामने नजर आएगा। तुम जब टेलीस्कोप से देखोगे लगेगा ये तो हवा में लटका हुआ है, गिर क्यों नहीं जाता है। अब ऐसा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि जितना स्पीड से धरती घूम रहा है वही स्पीड से सैटेलाइट भी घूम रहा है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है। तो इस सैटेलाइट को घूमने में 24 घंटा लगता है। हाइट जो है लगभग लगभग धरती से इसकी हाइट 36,000 किलोमीटर होती है, और ये इक्वेटर के पास होता है, ठीक है। इसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं क्योंकि हमें ये प्रतीत होता है कि भाई ये रुका हुआ है लेकिन घूम रहा होता है, धरती के सेम स्पीड से, रफ्तार से घूम रहा होता है। अब केपलर्स के नियम मैं बता देता हूँ। केपलर्स का 3 नियम है, ठीक है। तीनों नियम को एक एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। केपलर्स का पहला नियम बोलता है बाबू कि ऑर्बिट जो होगा, कक्ष जिसके सूरज के चारों ओर जो भी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, वो गोल गोल नहीं घूम रहे हैं, वो जो है ना, दीर्घ वृत्ताकार में घूम रहे हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। मतलब वो ऐसा ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ऐसा ऑर्बिट में सूरज के चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं, ना कि एकदम गोल। पहला लॉ ये कहता है भाई तुम लोग गलत पढ़े हो, एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, वो जो तुम ऑर्बिट पढ़े वो नहीं होगा। दूसरा लॉ कहता है एरिया हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर कोई प्लैनेट गोल गोल घूम रहा है तो उसका जो एरिया होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। जो एरिया वो बनाएगा सूरज से और अपने बीच जो उसका रेखा खींचोगे तो जो एरिया बनाएगा दिए गए समय में वो हमेशा सेम क्षेत्रफल बनाएगा दिए गए समय में। तीसरा कहता है कि भाई टी स्क्वायर का रिश्ता आर क्यूब के साथ ऐसा होता है, अभी पढ़ाए थे ना केपलर्स का नियम, तो यही चीज वहां देखने को मिला था। अब चलते हैं कुछ और चीज, नया चैप्टर एसएचएम, और आज हम एसएचएम तक ही रहेंगे सीमित, ठीक है। क्योंकि सोचे तो थे कि विद इन 1 आवर पूरा कंप्लीट कर दे, बट एसएचएम से ज्यादा नहीं हो पाएगा। वैसे भी रोटेशनल मोशन में 2 महीना लगता है, ग्रेविटेशन में लगभग लगभग 20 दिन लगता है, एसएचएम में 20 दिन, लगभग 3 महीना का चीज हम पढ़ा दे रहे हैं, 1 महीना का लगभग बच जाएगा, तो अगले क्लास में देख लेंगे। अगला क्लास में आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तीसरा वीडियो है, 4 वीडियोस के अंदर क्लास 11 समाप्त पूरा पढ़ा के, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन वैसा मोशन होता है जो अपने आप को एक सब फिक्स समय के अंतराल के बाद दोहराता है। जैसे धरती का गोल गोल घूमना सूरज के चारों ओर 365 दिन में धरती एक चक्कर लगा लेता है, 6 महीना कुछ और भी लगता है, 365 दिन और 6 महीना नहीं, कुछ 3 मंथ ऐसे कुछ लगता है, सॉरी 365 दिन उल्टा बता दिया, 365 दिन और एक दिन बढ़ता है ना, गलती बता दी, 365 दिन और लगभग 6 आवर लगता है, ठीक है, इसलिए एक दिन बढ़ जाता है 4 साल में। ऑसिलेटरी मोशन कैसा मोशन होता है जिसमें वस्तु एक ही बिंदु के आधार पे इधर उधर घूम रहा होता है, एक ही बिंदु के आधार पे वस्तु जब आगे पीछे करता है तो उसको ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। पीरियोडिक मोशन वैसा गति जो अपने आप को फिक्स अंतराल पे दोहराते हुए। ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक होता है लेकिन इसमें वस्तु एक ही पॉइंट के आगे पीछे घूमता है, ठीक है। क्या कह रहा है, हर एक एसएचएम, प्रत्येक एसएचएम आवृत्ति है, मतलब पीरियोडिक होता है, लेकिन उल्टा सही नहीं है। याद रखना, हर एक एसएचएम वाला जितना भी मोशन तुम पढ़ रहे हो सब के सब पीरियोडिक होता है, यानी कि वो फिक्स अंतराल के बाद खुद को दोहराता है। जितना भी एसएचएम पढ़ोगे सब के सब पीरियोडिक है, लेकिन हर एक पीरियोडिक एसएचएम नहीं होता। उसके बाद
एसएचएम, कोई भी वस्तु अगर एसएचएम कर रहा है तो उस पे लगने वाला बल कुछ ऐसा होना चाहिए, यानी कि बल और विस्थापन के बीच का रिश्ता ऐसा होना चाहिए। अगर विस्थापन राइट साइड हो रहा है, दाईं ओर हो रहा है, तो बल बाईं ओर लगना चाहिए, इसलिए यहाँ माइनस साइन लगा है। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु एसएचएम दर्शा रहा है तो उस पे लगने वाला बल F बराबर माइनस के एक्स होगा। उस पे लगने वाला जो त्वरण होगा, एक्सेलरेशन, वो होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स आपका विस्थापन है, ओमेगा के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखे हो। यहाँ पे ओमेगा को हम एंगुलर स्पीड ना बोल के एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। हालांकि एंगुलर स्पीड बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है, लेकिन यहाँ पे कोणीय आवृत्ति बोलते हैं इसको। ठीक है, याद रखना, कभी भी अगर कोई वस्तु को विस्थापन करते हो तो उसका ऊपर जो लगने वाला बल होता है या त्वरण होता है वो उसके मीन अवस्था की ओर होता है, यानी कि मध्य स्थिति की ओर होता है, माध्य स्थिति की ओर। ठीक है, स्पीड में बढ़ा रहा हूं, अगर आपको लग रहा है ज्यादा स्पीड है तो आप वीडियोस को कम स्पीड में देखें या रोक रोक के देखें। ठीक है, या एक दो बार देख ले अगर कहीं में दिक्कत आ रहा है तो। उसके बाद आपको पता है ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स पर है अभी जस्ट। अब इस एक्सेलरेशन को इन बच्चा डिफरेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिख दिया जाता है। क्या करो, इस माइनस ओमेगा स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ तो हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये इधर आ गया तो ये हो गया 0, तो आपको ये इक्वेशन देखने को मिल जाएगा। और अगर इसी को साइन कॉस के रूप में लिखना चाहते हो, कोई भी वस्तु एसएचएम कर रहा है और आप चाह रहे हो उस एसएचएम के लिए एक इक्वेशन लिखे साइन थीटा कॉस थीटा के रूप में, तो आप उसके एसएचएम का विस्थापन का इक्वेशन मान के चल सकते हो। साइन, देखो कोई वस्तु एसएचएम कर रहा है ना, तो उसका जो एसएचएम होता है पीरियोडिक होता है, समय के साथ अपने आप को दोहराता है, तो उसके विस्थापन को आप इस तरह से लिख सकते हो, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इस तरह से आप उसके एसएचएम को लिख सकते हो। और इसी को एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे ना तो उसका वेग निकल जाएगा। विस्थापन को डिफरेंशिएट करोगे, जाहिर सी बात है वेग निकल जाएगा। वेग जो होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। सिंपल आपको याद रखना है कि विस्थापन को डिफरेंशिएट किए, वेग आ गया, वेग आपका ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। वेग को एक और तरीके से लिखने का ये फॉर्मूला है, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए क्या होता है बाबू, ए आपका एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड मतलब कि सबसे जो अधिक विस्थापन होता है उसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है। एक्स क्या है आपका विस्थापन, ओमेगा आपको पता है कोणीय आवृत्ति। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहाँ पे देखो सब रटना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो ये आप मत सोचना कि मजा ही मजा, भाई मजा है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सजा भी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रोसेसर भी तगड़ा होना चाहिए अगर आपको कम समय में पढ़ना है। ठीक है, एक्सेलरेशन तो हम पढ़ाई रखे हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, याद रखना। त्वरण जो होता है 0 होता है माध्य अवस्था में। माध्य अवस्था मतलब अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है, इसको मीन बोलेंगे, यहाँ पे आएगा तो x बराबर प्लस ए होता है, यहाँ पे जाएगा तो x बराबर माइनस ए होता है। ठीक है, तो ये मध्य अवस्था होता है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन शून्य होता है इस बिंदु पे। उसके बाद कलांतर, सिंपल आपको इसको रटना पड़ेगा। यस, कोई पूछेगा विस्थापन और वेग में कितने का कलांतर होता है, फेज डिफरेंस होता है, तो याद रखना पाई बाय 2। कोई आपको बोलेगा वेग और एक्सेलरेशन त्वरण में कितना का फेज डिफरेंस होता है, तब आप बोलोगे पाई बाय 2। कोई आपको बोलेगा विस्थापन और त्वरण में कितना का फेज डिफरेंस होता है, पाई। सिंपल याद रखोगे, क्वेश्चन बन जाएगा। जितना हम पढ़ा दे रहे हैं ना उसका नोट्स बनाना होगा तो बना लेना, याद जरूर रखना। ठीक है, अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा में। देखो कोई भी वस्तु एसएचएम करता है तब भी गति ऊर्जा होता है, गोल गोल घूमता है तब भी गति ऊर्जा होता है, मोशन होगा, कोई तरह का मोशन होगा, गति ऊर्जा उसके पास होगा ही होगा। गति होगा तो गति ऊर्जा हो गई। तो अगर कोई वस्तु एसएचएम करता है तो उसका गति ऊर्जा को सिंपल आप हाफ एम बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन v का मान चूंकि हमको पता होता है, क्योंकि v का मान आप पढ़े होगे ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अभी पढ़ा के आए, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो v स्क्वायर बराबर हो जाता है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको उठा के डाल देंगे तो फॉर्मूला ये बन जाता है, वही फॉर्मूला ये बन जाता है, दोनों याद रख सकते हो। ठीक है, और इसी गति ऊर्जा को आप साइन थीटा कॉस थीटा में भी लिख सकते हो इस तरह से, कॉस थीटा में हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। बोलोगे सर के क्या है, भाई के स्प्रिंग कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है, आपको उसका वैल्यू दे देगा।
ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, अधिकतम जो आयाम कह सकते हो, मैक्सिमम कितना गया एम्पलीट्यूड। कॉस थीटा आपको वैल्यू दिया रहेगा, ओमेगा आपको कोणीय आवृत्ति है, पता ही। उसी तरह पोटेंशियल ऊर्जा के लिए हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग में पढ़े थे ना, वही यूज हो रहा है यहाँ पे। उसी क्षितिज ऊर्जा को आप हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना चाहो तो साइन के फॉर्म में इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। चलिए, टोटल ऊर्जा बोले तो काइनेटिक ऊर्जा प्लस पोटेंशियल ऊर्जा दोनों जोड़ दोगे, टोटल ऊर्जा हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। और टोटल ऊर्जा को आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि याद रखना के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर होता है, ये बात आप याद रखना। तो के की जगह आप चाहो तो लिख सकते हो एम ओमेगा स्क्वायर, तो ये एक फॉर्मूला और हो गया, ठीक है। अब अगर एक स्प्रिंग को तुम देखो, बात को समझना, एक स्प्रिंग को तुम बांध दिए और उसको बांध के थोड़ा दूर जाके छोड़ दिए तो क्या होगा, रूट वाइब्रेट करेगा, बहुत देर तक वाइब्रेट करेगा और एक समय पे आके रुक जाएगा, ऐसा होता है नॉर्मली। लेकिन हम मान के चलते हैं वाइब्रेट होते रहेगा, रुकेगा नहीं, हम जो पढ़ते हैं। तो जब वो वाइब्रेट करेगा तो एक चक्कर जब लगेगा, मतलब एक जगह से यहाँ आया, फिर वापस यहाँ आया, फिर वापस वहां आ गया जहां पे था, उसको बोलते हैं वन पीरियड। तो एक टाइम पीरियड का जो समय होता है ना, वो होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। एम क्या है, मास इसका, के क्या होता है बाबू, स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है। इस तरह से फॉर्मूला याद रखना। अब अगर दो स्प्रिंग को जोड़ दोगे तो यहाँ पे सीरीज पैरेलल भी होता है, वैसे दो स्प्रिंग ऐसे ऐसे जोड़ दिए, एक स्प्रिंग ये रहा, एक स्प्रिंग ये रहा, दो स्प्रिंग है K1 K2। तो अगर सीरीज में जोड़ोगे तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाओगे, पढ़े हो ना, रेजिस्टेंस प्रतिरोध के लिए वही फॉर्मूला। सीरीज के लिए पैरेलल उल्टा करते हैं यहाँ पे, सीरीज के लिए पैरेलल, और अगर ऐसे जोड़े हो इसको पैरेलल बोलते हैं, तो पैरेलल के लिए सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सब पढ़ा दे रहे हैं, ऐसा एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। अगर हम लास्ट है पेंडुलम का बात करें तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, पेंडुलम जो गोल गोल घूमता है, तो उसका टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल क्या होता है, पेंडुलम की लंबाई होती है, ये फॉर्मूला याद रखना। इस पे क्वेश्चन में भी आ जाए, अगर एक पेंडुलम को लिफ्ट में रखें और लिफ्ट ऊपर आ जाए, ऊपर जाए तो एक्सलरेशन, याद रखना फॉर्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी प्लस ए क्या है, लिफ्ट का एक्सलरेशन, जी का मान पता है, एल पेंडुलम की लंबाई। और अगर लिफ्ट नीचे जाए तो जी माइनस ए, फॉर्मूला वही, बस जी माइनस ए कर देना, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड निकालने का तरीका है अगर पेंडुलम है, पेंडुलम मतलब लोलक होता है। अब यहाँ से नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, फ्लूइड्स। हमने आज 3 चैप्टर ऑलरेडी खत्म कर लिया, ग्रेविटेशन और रोटेशनल और एसएचएम। स्पीड में किया अलग बात है, लेकिन करना ही पड़ेगा, बड़ा चैप्टर है। अब फ्लूइड्स कल देखेंगे, है ना, कल आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, लेकिन स्पीड में पढ़ाऊंगा, ठीक है। 11th का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे, बाय।